The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 जनवरी 2012 को अहमदाबाद में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा, जो इतिहास को नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। जो पीढ़ी इतिहास को जानने का प्रयास करती है, इतिहास के प्रति गौरव करती है, वही पीढ़ी इतिहास बनाने का सामर्थ्य भी रखती है। जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास कभी बना भी नहीं सकते। और इसलिए अगर हम एक नए इतिहास को बनाना चाहते हैं तो ये भी उतना ही जरूरी है कि हम इतिहास को जानें। और इतिहास जानने का ये सौभाग्य हमें इन प्रयासों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक के पहले एक बहुत अच्छा जो काम हुआ वो गुजरात के समुद्री तट के सारे इतिहास को लेकर के एक जो ग्लोबल समिट हुई और वो भी कच्छ के मांडवी में की गई। दूर सुदूर एक कोने में सारे क्षेत्र के ज्ञाताओं ने आकर के अपनी बातें रखी। इस ग्रंथ में उसको भी अच्छे ढंग से समावेश किया गया है। ऐसा कहा जाता था कि गुजरात के समुद्र तट का ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि विश्व के 84 बंदरों पर गुजरात का झंडा फहरता था उस जमाने में। विश्व के 84 बंदरों पे ऐसे हम लोग दुनिया भर में फैले हुए थे। और ये गुजरात के ही बंदरों का इतना प्रचार और प्रभाव था कि अंग्रेजों को भी यहां प्रवेश करने के लिए जगह सूरत दिखाई दी थी। और अंग्रेज सूरत आए, उनका मकसद तो उस समय भी था कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से कब्जा जमाएं, लेकिन इस मिट्टी की कुछ ताकत ही और है कि उन्हें यहां जमने नहीं दिया। और ये हर गुजराती गर्व कर सकता है। उनको कलकत्ता जाना पड़ा और कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने फिर अपनी दुनिया खड़ी करने की कोशिश की और बाद में वो दिल्ली की ओर मुड़ गए। लेकिन उनको भी लगता था, गुजरात से जाते समय उन्हें दिल्ली की तरफ नहीं देखा था, कलकत्ते की ओर देखा था। और इसलिए देखा था कलकत्ते की ओर, उनको पता था कि सामुद्रिक शक्ति के बिना, विश्व व्यापार में प्रभाव पैदा किए बिना वह हिंदुस्तान को भीतर से अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उस कार्य के लिए उन्होंने कलकत्ता को चुना था, समुद्री तट को चुना था। कभी हम महाभारत की कई चीजों को पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के कालखंड की बहुत सी बातें हम जानते हैं, लेकिन मैं इतिहासविदों से प्रार्थना करता हूं, पुरातत्वविदों से प्रार्थना करता हूं, माइथोलॉजी का अध्ययन करने वालों से प्रार्थना करता हूं, कभी यह भी खोजा जाए कि श्री कृष्ण की वो कौन सी दृष्टि थी कि मथुरा छोड़ करके समुद्री तट द्वारिका पे आए थे। सामुद्रिक शक्ति की पहचान श्री कृष्ण को होनी चाहिए और उनके मन में कोई सपना रहा होगा कि वे द्वारिका से विश्व को कुछ देना चाहते थे, वरना कोई कारण नहीं था। अच्छा तो ये होता कि वो भी तो मथुरा से दिल्ली चले जाते हैं,
युद्ध के लिए तो दिल्ली से आगे गए ही थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने द्वारिका आने का चुना। मित्र, कुछ तो बात होगी, और इतिहासविदों के लिए ये संशोधन का विषय है कि ऐसा कौन सा कारण था कि जो समुद्र की ओर दुनिया को खींचता था। मित्र, पूरी मानव संस्कृति के इतिहास को देखा जाए तो मानव संस्कृति का पूरा विकास जल के तट पे हुआ है। मानव संस्कृति का विकास जल के तट पे हुआ है। विश्व की हर मानव संस्कृति जल के तट पर विकसित हुई है। अब वक्त बदला है, अब संस्कृति, एक जमाना आया हाईवे पर विकसित होती थी, अब जमाना आया है जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरेगा वहां पर संस्कृति विकसित होगी। वक्त बदला है, लेकिन वो एक वक्त था जब जल के तट पे होता था, चाहे समंदर हो या नदी हो। और उस समय हम देखिए, खंभात किसी जमाने में बंदर था, उसको तो लोग मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और गौतम अदानी को भी शायद मालूम नहीं होगा कि उनका स्वयं का जन्म स्थान वो किसी समय बंदर था, बनासकांठा में है। थराद किसी समय बंदर था, ये इतिहास कहता है। और इसके कारण उस समय हमारे लोगों ने सामुद्रिक शक्ति के माध्यम से कितना सामर्थ्य पैदा किया होगा। मांडवी आज भी जहाज बनाने के उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो जहाजों का उपयोग हुआ था, वो जहाजों का निर्माण गुजरात के समुद्र के सूरत के किनारे पर हुआ था। सूरत के किनारे पर समुद्र बनते थे, और आज भी युद्ध को जिन्होंने प्रदर्शनी में रखा है उसमें सूरत के बने हुए जहाजों को रखा गया है। आज भी दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। हमारे अहमदाबाद से नजदीक में 40-45 किलोमीटर की दूरी पर लोथल है। यहां बहुत से लोग होंगे शायद उनका लोथल की तरफ जाना नहीं हुआ होगा। मैं कभी कभी हमारे सरकार की डिपार्टमेंट में शिक्षक विद्यार्थियों को आग्रह करता हूं, आप जरूर जाइए। क्या विरासत थी। और सिर्फ हमारे लोगों ने बंदरों को बनाया था ऐसा नहीं, उन्होंने समुद्र तट के शहरों के विकास का भी एक मॉडल बनाया था। आज जो मुंबई नगरी देख रहे हैं, वो बंदर के रूप में उस शहर का आर्किटेक्चर कैसा हो, उनके मकानों के लिए किस प्रकार के पत्थर की जरूरत हो, उन पत्थरों के जोड़ने के लिए किस प्रकार के कैटलिक एजेंट की आवश्यकता हो, इस सारी चीजों का खोज गुजरात की धरती पर होता था। और गुजरात के समुद्र तट से लिए हुए पत्थरों से मुंबई की बिल्डिंगों का निर्माण होता था। यह इतिहास की बारीकियों में अगर हम जाते हैं तो ध्यान में आता है कितना सामर्थ्य था हम लोगों में कि हम दुनिया के अंदर इस बात को करते थे। और आज हम भी चाहते हैं कि जिस द्वारिका नगरी के कारण विश्व में गुजरात मशहूर हुआ था, जिस लोथल के कारण विश्व में गुजरात मशहूर हुआ था, बीच का एक कालखंड ऐसा कट चला गया, गुलामी का कालखंड था। प्रगति के लिए सारे रास्ते रोक चुके थे, हमारे सारे बंदरों का विनाश हो चुका था, उधर बंबई बढ़ता चला जा रहा था, और गुजरात के सारे बंदर धीरे धीरे भरूच हो, सूरत हो, खंभात हो, ये खत्म होते जा रहे थे। मित्रों, जो स्वर्णिम काल था किसी समय गुजरात के समुद्री तट का, भाइयों बहनों, मैं इतिहास की बात करता हूं, साथ साथ में सपने भी देखता हूं। फिर एक बार गुजरात के समुद्री तट का स्वर्णिम युग आप देखेंगे, और आप अपनी आंखों से देख के जाएंगे। हमारे बाद की पीढ़ी देखेगी ऐसा नहीं, आप अपनी आंखों से देख के जाओगे कि गुजरात के समुद्र तट पर विद इन गुजरात नया गुजरात निर्माण होगा। ये मैं साफ देख रहा हूं मित्रों। आज विश्व व्यापार के अंदर भारत का कार्गो का जो व्यापार है, प्राइवेट कार्गो का 80% काम गुजरात के समुद्र तट पर हो रहा है, और अदर देन प्राइवेट कार्गो जो है उसका 30% व्यापार अकेले गुजरात के समुद्री तट पे होता है। और आज ग्लोबल इकोनॉमी के युग में फिर एक बार सामुद्रिक सामर्थ्य का समय आया है, और हमने उस शक्ति को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया है। हम उसी के लिए मरीन इंजीनियरिंग, मतलब मैं हैरान हूं, 1600 किलोमीटर समुद्र का मालिक गुजरात, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्री तट, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हिंदुस्तान की सरकार ने
एक भी इंस्टीट्यूट गुजरात को नहीं दी। वो दे या न दे, हम अपने बलबूते पर खड़ा करेंगे और मरीन इंजीनियरिंग की दिशा में काम करेंगे। मित्रों, हमारे पूर्वजों का सामर्थ्य कितना है। मैं एक बार नया नया मुख्यमंत्री बना था, तो मेरे 2 विषय ऐसे थे कि मेरी बहुत बड़ी मजाक उड़ाई गई थी। मेरा 1 हफ्ता हुआ था मुख्यमंत्री की, मेरी उम्र का 7 दिन हुए थे, मैं बालक था, और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे किसी समारोह में बुलाया, और ये बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे थे, उद्योग जगत के सभी लोग, और मैंने वहां भाषण किया था। मैंने कहा क्यों न हम समुद्र तट पे बिजली के कारखाने लगाएं और इंपोर्टेड कोल ला करके बिजली उत्पादन करें, और क्यों न हम गुजरात के समुद्री तट पर 20,000 मेगावाट बिजली पैदा न करें। तो बाद में इसे उद्योगकार मित्र थे, क्योंकि मुझे वैसे वो पहचानते नहीं थे, इतना ही पता था नरेंद्र मोदी नाम का कोई इंसान है, कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। तो वो चर्चा कर रहे थे कि इनको मेगावाट और 1 यूनिट बिजली, इसका कोई अंतर मालूम है क्या इनको, ऐसे मजाक कर रहे थे। अखबारों ने लिखा था कि ये आदमी गुजरात को कहां ले जाएगा। पूरे गुजरात के 50 साल के इतिहास में 5,000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। पूरा देश 50,000 मेगावाट बिजली कमी को भुगत रहा है, और ये कह रहा है कि गुजरात के समुद्री तट पर 20,000 मेगावाट बिजली हो सकती है। मजाक हुई थी उस समय का, अखबार निकाल दीजिए, काफी मेरी बेइज्जती करने का प्रयास हुआ था। मित्रों, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 10 साल के भीतर भीतर गुजरात के समुद्री तट पर 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। वैसे ये विषय मैंने कहा था कि क्यों न हम अहमदाबाद को मरीन सिटी बनाएं, मैरीटाइम सिटी के रूप में क्यों न बनाएं। तो काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था, और वो इतना मजाक उड़ाया कि मैं भी हैरान हो गया कि यार मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात कौन किसके गले उतरेगी। लेकिन मित्रों, मैं अभी एक रिजवान कादरी करके नौजवान है जो इतिहास में खोज करते रहते हैं, उन्होंने एक सरदार पटेल को लेकर के रिजवान बैठा है, अरे वाह तो उससे मेरा बिल्ला हुआ, तो उसने मुझे एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट दिखाया। वो डॉक्यूमेंट देख करके मैं हैरान हो गया। 1894 अहमदाबाद के अंदर रणछोड़ लाल, उन्होंने गुजरात नेविगेशन कंपनी बनाई, और उनका रिजोल्यूशन है कंपनी का कि हम अहमदाबाद को मैरीटाइम सिटी बनाएंगे। और तरीका यह था उनका कि खंबात से एक चैनल करके जहाजों को यहां अहमदाबाद तक लाएंगे, और टेक्सटाइल बिजनेस का ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। 1894 में सपना ये गुजरात की धरती पर एक रणछोड़ लाल नाम के व्यक्ति ने देखा था। वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम धोलेरा को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं। अहमदाबाद धोलेरा ट्विन सिटी बनने वाला है, और स्थिति यह बनेगी कि अहमदाबाद मैरीटाइम सिटी बन के रहेगा। वो सपना आज मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। मित्रों, चीजों को बदला जा सकता है, और अगर सपनों के साथ, और जब तक इतिहास की ओर देखते नहीं है, इतिहास के गौरव को हम अनुभव नहीं करते, तब तक हम चीजों को बदल नहीं सकते। भाइयों बहनों, गुजरात ने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है, और गुजरात दुनिया के लिए एक नए इतिहास को बनाने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए इतिहास को प्रेम करते हुए हम चाहते हैं कि हर सामान्य व्यक्ति के जीवन में इतिहास के प्रति गर्व होना चाहिए, यह माहौल बना चाहिए। यह विरासत हमारी है, उस विरासत के प्रति हमारा गर्व होना चाहिए। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।